नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। देश दुनिया शहर जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें, विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। आज सोशल मीडिया पर दिन भर प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ तस्वीरें वायरल रही, जिस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जनसभा में कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब आर्थिक तूफान आ रहा है, मोदी आपको बचा नहीं पाएंगे। याद रखना, जैसे कोविड और नोटबंदी के समय रोए थे, कहा था मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही टीवी पर फिर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाई। देखना, 2-3 महीने में आपको पता लग जाए कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया। देख लेना। इसके बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश अमेठी पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि इटली की पीएम मेलोनी को नरेंद्र मोदी टॉफी खिला रहे हैं, रील बनाई जा रही है। ये बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। जो आर्थिक दीवार उन्हें खड़ी करनी थी नहीं की, मजाक चल रहा है, देश में बिजनेस बंद हो रहा है। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है
ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की अहम बैठक आयोजित की गई। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात में अहम बैठक की। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आयोजित इस बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक दलों और कई हितधारकों के साथ चर्चा की गई। करीब 39 से 41 सांसदों वाली इस समिति की अगुवाई बीजेपी सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। समिति संविधान संशोधन और एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव कराने की व्यावहारिकता पर सुझाव जुटा रही है। बैठक में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, बीजेपी सांसद संबित पात्रा और बांसुरी स्वराज समेत कई सांसद मौजूद रहे। समिति ने राज्य के राजनीतिक दलों से भी उनके सुझाव और आपत्तियां मांगी है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के अध्यक्षस्थान में गुजरात सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को पूरी तरह से सहयोग करने की बांयधरी दी है। साथ ही में गुजरात सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के को लेके जो फायदे हैं उसका भी एक प्रेजेंटेशन किया गया है। मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात के नागरिकों ने 2022, 2024, अभी 2026 और फिर से 2027 में अलग अलग चुनाव के लिए गुजरात के नागरिकों को अलग अलग समय मतदान देने जाना पड़ता है। एक इलेक्शन का आयोजन करना यानी हजारों शिक्षक, हजारों पुलिस फोर्स, सेंट्रल अलग अलग फोर्सेस, मेडिकल की पूरी टीम, महानगर पालिका के सभी कर्मचारी एवं सरकार के सभी कर्मचारियों को करीबन 25 से ज़्यादा दिन पूरी तरह से लोगों के काम छोड़ के चुनाव के आयोजन में लगना पड़ता है। हमने एक डेटा आज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष श्री पीपी चौधरी जी और उनके साथियों को दिया है कि कुल मिला के पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात की टीम के, खास तौर पे पुलिस की बात करूं या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो कुल मिला के 50 लाख घंटे ये चुनाव के आयोजन में लग गए थे। तो खास आने वाले दिनों में ये सभी संस्थाएं जो लोगों के हित के लिए, लोगों के काम के लिए होती है, वो संस्थाएं चुनावों में कम से कम समय लगाए और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए। उसके लिए हम सब ने जो फाइनेंशियल लॉस है, जो लोगों के हित के पैसे हैं, वो लोगों की योजना में लगे। जो अधिकारी लोगों के हित के लिए लगाए जाते हैं वो लोगों के काम कर पाए। उसके लिए अलग अलग चुनाव नहीं, लेकिन एक देश में एक ही चुनाव हो, एक ही तरह से एक ही दिन में एक ही समय पे जब चुनाव होंगे तो राज्य की पूरी मशीनरी वो लोगों के काम के लिए लग पाएगी। और वो ही दिशा में हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े। वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। जेपीसी चेयरमैन पीपी चौधरी ने इस पर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से चुनावी खर्च कम होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। हालांकि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखी है। गुजरात दौरे के बाद समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे संसद के आगामी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या देश में एक साथ चुनाव कराने का रास्ता आसान हो पाएगा या नहीं। आज अहमदाबाद में, गुजरात में जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी
वन नेशन वन इलेक्शन स्टडी टूर के लिए और कई स्टेक होल्डर को सुनने के लिए यहाँ पर आए। और जो यहाँ पर कई कार्यक्रम है, पहले हमने यहाँ पर सभी ब्यूरोक्रेट्स को सुना, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और उनके साथ में विभिन्न विभागों के सेक्रेटरीज थे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के। और कल हम पॉलिटिकल डिग्निटरीज जो हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, स्पीकर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी प्राप्त करेंगे, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल से भी हम मिलेंगे। और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमें यह समझना पड़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन ये क्यों जरूरी है देश के लिए। पहले हमारे देश में, अगर हम थोड़ा ब्रीफली में हिस्ट्री की तरफ जाऊं, पहले हमारे देश में 1967 तक, 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होते थे और ये 4 जनरल इलेक्शन एक साथ हुए। उस समय हमारी वोटर्स की परिपक्वता, अगर राज्य में कोई भी पार्टी हो, केंद्र में कोई दूसरी पार्टी को वोट देता, तो आम जनता इस बात को जानती थी कि मुझे वोट किसको देना है। उसके बाद में 1968 में कांग्रेस ने खुद ने महसूस किया, उसमें कांग्रेस का राज था, तो 7 विधानसभा उन्होंने बंद करके प्रीमेच्योर उनका डिसोल्यूशन किया और एक देश एक चुनाव की परिपाटी पे उन विधानसभाओं को लोकसभा के साथ रख करके उनके चुनाव करा गए, जबकि उनके चुनाव ड्यू नहीं थे। लेकिन बाद में साइकिल जो है 69 के बाद में, जब कई राज्य सरकारें, विधानसभाएं, उनको बंद किया गया केंद्र के द्वारा, गवर्नर रूल हुआ, प्रेसिडेंट रूल हुआ, इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में लोकसभा का टेन्योर जो 1 साल बढ़ा दिया, तो जो एक साइकिल थी 7 चुनाव होने की, वो साइकिल डिस्टर्ब हुई। तो कुछ राज्य तो लोकसभा के साथ होते थे, धीरे धीरे वो राज्य कम होते गए और आज जो 2024 में चुनाव हुए, कुछ ही राज्य थे जिनके लोकसभा के साथ चुनाव हुए। अरावली में आज ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर संचालकों ने हड़ताल की। जिले के करीब 400 मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। अरवली जिले में आज मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के करीब 400 मेडिकल स्टोर संचालक बंद में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष बार बार प्रस्तुतियां दी गईं, लेकिन अब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया। इसी के चलते व्यापारियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। समग्र भारत देशनी अंदर અમારી માતૃ સંસ્થા AIOCD દ્વારા ઓલ ઇન્ડિયા ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ કેમિસ્ટ એન્ડ ડ્રગિસ્ટ દ્વારા અમારા 4 થી 5 જે પડતર પ્રશ્નો હતા અને લોકહિત માટેના પણ પ્રશ્નો છે કે જેની અંદર ઓનલાઈન દવાઓની અંદર અત્યારના ડિજિટલ યુગની અંદર ડુપ્લિકેટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન બનાવી નશાકારક દવાઓ તથા લોકોને જે પણ કોઈ દવાઓની જરૂરિયાત નથી એવી દવાઓ પણ લોકો સુધી પહોંચી જાય છે, એનું કોઈ ઓનલાઈન દવાઓની અંદર એવું કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી કે તમે એનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન પણ ચેક કરી શકો। બીજી અમારી માગણી એવી છે કે આજના કોર્પોરેટ યુગની અંદર જે મોટી કંપનીઓ છે એ લોકો ખૂબ ભારી ભરખમ ડિસ્કાઉન્ટ આપી અને કેમિસ્ટોને લલચાવે છે, જેનાથી ડુપ્લિકેટ દવાઓનો પણ સંગ્રહ કરવાનો ને એ બધો સંભાવના ખૂબ રહેલી છે। એના સંદર્ભે બીજા અમારા 2-3 ગેજેટની અંદર કોવિડ વખતના જે પણ કંઈ હતા એ અમારી માતૃ સંસ્થા દ્વારા ભારત સરકારના માન્ય મંત્રીશ્રી સાથે પણ ચર્ચા કરી અને એમને પણ ધ્યાન દોર્યું છે, પરંતુ છેલ્લા 8-10 વર્ષથી જે પણ કોઈ અમારી સમસ્યાઓ હતી એ સમસ્યાઓના સંદર્ભે અમારી લોકોની જે પડતર માગણીઓ હતી એ સંતોષાઈ નથી। એટલે આ સંદર્ભે આજે સમગ્ર દેશની અંદર બંધનું એલાન આપેલું છે। કોવિડની અંદર સૌથી નાના ગામની અંદર પણ નાના કેમિસ્ટોએ લોકોની સેવા કરી છે
અને એ જ કેમિસ્ટનું જો આજે પોતાના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવાની પણ જો આ સંદર્ભે સમસ્યા આવતી હોય ઓનલાઈન દ્વારા, એના સંદર્ભે અને ઓનલાઈનથી અમારા પ્રમાણે જે પણ કોઈ આજે સમસ્યાઓ છે એ ખૂબ મોટી સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. એના લીધે નકલી દવાઓ અને નાર્કોટિક્સ ડ્રગ એટલે કે જે નશાકારક દવાઓનું ખુલ્લેઆમ વેચાણ પણ થઈ શકે છે, એના સંદર્ભે આજનું આ બંધનું એલાન અમે આપ્યું. માગણીઓ ના સંતોષાય તો સરકારશ્રીની અંદર અમારી રજૂઆત ચાલુ છે. જે તે પણ કંઈ ખાતાકીય મંત્રીશ્રી સાથે પણ અમારી માતૃ સંસ્થા એઆઈયુસીડી દ્વારા એમની સાથે ચર્ચા પણ થઈ છે. પરંતુ એક વખત આ જે પણ કંઈ બંધનું એલાન આપ્યું હતું એમની સાથે ગયા વીકની અંદર પણ ચર્ચા થઈ હતી. એટલે માગણી અમારી સંતોષાશે. ઓનલાઈન દવાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવો એ આ દેશ માટે ખૂબ જરૂરી છે. એટલું જાગૃતતા નથી કે ઓનલાઈન દવા કઈ રીતે, અત્યારે એઆઈના જમાનાની અંદર પણ તમે ડુપ્લિકેટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન બનાવીને તમે દવા મંગાવી શકો છો. તો એનાથી ખબર નથી. કોઈ આજે નશાકારક દવાઓ, કોડેન સિરપ, આ તે બધું જે પણ કોઈ નશાકારક દવાઓ છે જેનાથી યુવાધનને દરેકને નુકસાન થાય એવું છે. એટલા માટે અમારી સરકાર સામે આ માગણીઓ છે ને અમને વિશ્વાસ છે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી અને જે તે ખાતાકીય મંત્રીશ્રી અમારી આ માગણીઓ સામે જે પણ કોઈ વિચારવા લક્ષી નિયમો છે એને જોશે. गुजरात के वडोदरा में सलून इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए एक अनोखा और शानदार आयोजन देखने को मिला, जहां ग्रूमिंग गुरु 2026 बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बड़ोदरा के हरनी स्टेट टर्फ 99 में सलून इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए ग्रूमिंग गुरु 2026 नामक बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का मकसद था सलून इंडस्ट्री के लोगों को एक मंच पर लाना और खेल के माध्यम से आपसी भाईचारा बढ़ाना। टूर्नामेंट में शहर के 12 नामी सलून की टीमों ने हिस्सा लिया। मैदान पर खिलाड़ियों का जोश, टीम स्पिरिट और दोस्ती का शानदार माहौल देखने को मिला। અમે લોકો અહીંયા 12 ટીમ ભેગા થયા છે અને બહુ જ સરસ કોલેબોરેશન થયું છે અને 12 સેલોન, બરોડાના બેસ્ટ સેલોન અમે ભેગા થઈને આ ગેમ રમી રહ્યા છે. એક કોમ્પિટિશન નથી પણ એક કોલેબોરેશન છે, જેથી કરીને બધા સાથે એક સારું બોન્ડ અને એક મેચ રમવાની એટલી મજા આવે, કારણ કે અમે સલોનમાં આખો દિવસ અમે અમારા બિઝનેસમાં બિઝી હોઈએ છીએ. આ એક આખા વર્ષમાંથી એક મસ્ત 7 દિવસ છે જેમાં અમે ખૂબ જ એન્જોય કરીએ છીએ અને આ વખતે બહુ જ સારું અરેન્જમેન્ટ થયું છે એન્ડ આઈ હોપ નેક્સ્ટ યર આનાથી પણ વધારે ટીમ ભેગી થાય અને આનાથી પણ डबल मजा થાય. इस खास आयोजन का संचालन एलियोर एंड बियर्ड स्टूडियो के प्रॉबल सेन और फ्रेजिस सलून के धीरज यादुवंशी द्वारा किया गया। आयोजकों ने बताया कि ग्रूमिंग गुरु सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि पूरी सलून कम्युनिटी को एक परिवार के रूप में जोड़ने की पहल है। आज ग्रूमिंग गुरुज का क्रिकेट टूर्नामेंट है। ग्रूमिंग गुरुज कौन है? ग्रूमिंग गुरुज हैं वडोदरा के टॉप सलोन ओनर्स, टॉप स्टाइलिस्ट एंड सलोन टीम्स। हम एज 310X हेयर केयर ब्रांड बहुत खुश है कि हम ग्रूमिंग गुरुज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमेशा हेयर ड्रेसिंग फ्रेटर्निटी को, स्टाइलिस्ट को, सलोन को सपोर्ट करते रहें। अब देखते हैं कौन जीतता है ये टूर्नामेंट, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। इसका करने का मकसद बहुत सिंपल है। पूरे साल जो हमारे सलोन्स हैं, जो हमारे स्टाइलिस्ट भाई हैं, वो मेहनत करते हैं और साल में एक बार एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब वो भी थोड़ा मज़े करें और थोड़ा आउटसाइड द सलोन कुछ अपना पैशन दिखाएं, राइट? और एक टीम कोलैबोरेशन बने, दोस्ती बने, बॉन्डिंग बने, इसीलिए हम सब ये क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए VNM न्यूज़।
Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9240-12323. Project RERA approved. गुजरात में वडोदरा समेत पूरे राज्य के मेडिकल एसोसिएशंस अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे हैं। गुजरात राज्य में आज मेडिकल एसोसिएशंस ने ऑनलाइन दवा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हड़ताल की है। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाना है। दवा व्यापारियों और चिकित्सकों का कहना है कि पिछले कई महीनों में सरकार से मांगे रखी जा रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वडोदरा में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। रावपुरा इलाके की वसाहत में विभिन्न मेडिकल एसोसिएशंस ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इसमें शहर के सर्जिकल संगठन ने भी हिस्सा लिया। आज का जो भी बंद दिया गया है वो हमारी मातृ संस्था AIOCD द्वारा निर्धारित किया गया है। आज देश के 12.5 लाख केमिस्ट, गुजरात के 35,000 और बड़ौदा के 2,000 से ज़्यादा केमिस्ट इस बंद में जुड़े हैं। इस बंद की हमारी मुख्य जो भी डिमांड है वो एक है कि ऑनलाइन जो भी इलीगल व्यवसाय चल रहा है उसको तत्कालीन धोरण से बंद किया जाए। डीप डिस्काउंट के नाम पे पब्लिक और कस्टमर को और व्यापारी के अंदर जो भी असमंजस है उसको दूर किया जाए। और तीसरी डिमांड है कि कोविड के टाइम पे जो स्पेशल प्रोविजन डाला था 220, जिससे स्पूरियस और डुप्लीकेट मेडिसिन का स्टॉक बढ़ रहा है, उसको बंद किया जाए। और 140 करोड़ जनता के साथ जो भी हेल्थ के साथ जो चेड़ा हो रहा है उसको तात्कालिक धोरण से बंद किया है। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। राज्य के अन्य हिस्सों में भी ये हड़ताल जारी है और दवा विक्रेता सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। આજે અમારી માતૃ સંસ્થા AIOCD એક દિવસનું બંધ આપેલું છે અને આજે બરોડાના 1800 થી 2000 કેમિસ્ટ એની જોડે સમર્થન આપેલું છે। અમારી માંગ ઓનલાઈન જે ફાર્મસી છે એને બંધ કરવા માટે અમે એને સમર્થન આપેલું। આજે બરોડાના 1800 થી 2000 કેમિસ્ટો બંધ છે। ગુજરાતના જોઈએ તો 35,000 અને ઓલ ઇન્ડિયાના 12.5 લાખ કેમિસ્ટ આ બંધમાં જોડાયા છે। गुजरात के वडोदरा में विभिन्न एकेडमिक एसोसिएशंस ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्राइवेट स्कूल के संचालन पर बड़ा आरोप लगाया। वडोदरा शहर में पिछले कुछ समय से चल रही डमी स्कूल, कॉन्सेप्ट स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल और स्कूलों में संचालित कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम पर अभिभावकों से की जा रही आर्थिक वसूली के खिलाफ अब शैक्षणिक संस्थाओं ने आवाज उठाई है। आज रोज हम बड़ौदा एकेडमिक एसोसिएशन और वडोदरा एकेडमिक एसोसिएशन और फेडरेशन एकेडमिक एसोसिएशन तीनों संगठन मिलकर आज कलेक्टर श्री को हम आवेदन पत्र देने जा रहे हैं कि बड़ौदा में जो स्कूल है, स्कूल के लिए एक नियम है FRC के अंतर्गत हर एक स्कूल में फीस लेनी तय की होती है कि बहुत सारी स्कूल FRC के जितनी FRC में दिखाई गई है उतनी फीस तो लेती है, लेकिन उसके अलावा वे लोग अदर एक्टिविटी ट्रस्ट के रिलेटेड या तो कोचिंग क्लास के रिलेटेड स्कूल में ही लेते हैं, जिसको सीधे उसकी वजह से सीधे GST को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। जो एक प्रकार से जो GST चुराते हैं वो देशद्रोह कहलाता है। तो हम ये कलेक्टर श्री को दिखाते हैं कि भाई जो भी है FRC के अगेंस्ट जितनी भी फीस लेते हैं वालियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। जो हमारे मध्यम वर्ग के वाली है उनको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता है। और दूसरी बात दिखाए तो कि अभी गुजरात में से 80,000 स्टूडेंट नीट और JEE की एग्जाम देते हैं, उसमें IIM और IIT में जाने वाले बच्चे कितने, मुश्किल से 300। बाकी के जो लड़के हैं जो IIT में नहीं जा रहे उनकी फीस का क्या, जो करोड़ों की अबजों की GST का नुकसान कर रहे हैं। तो हम ये दिखाते हैं, कलेक्टर श्री को बताते हैं कि भाई ये है तो आप सरकार का नियम के अंदर जो आता है उस तरह से ऐसी संस्थाओं के पास से GST ले जिससे सरकार का नुकसान न हो।
इसी मुद्दे को लेकर बड़ौदा एकेडमिक एसोसिएशन और वडोदरा एकेडमिक एसोसिएशन के संयुक्त उपक्रम से आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जी सर, स्कूल के आज रोज बड़ौदा में बड़ौदा एकेडमिक एसोसिएशन, वडोदरा एकेडमिक एसोसिएशन एंड पूरे गुजरात से सब कोचिंग क्लास का जो फेडरेशन ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन है उनके मेंबर आज कलेक्टर श्री को एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिसमें गुजरात सरकार के शिक्षण विभाग के सारे जो सर्कुलर है, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो सरेआम प्राइवेट स्कूल जो है उसका कहीं पे अमल नहीं कर रही है। बच्चों को वैकेशन में नहीं बुलाना है तो वैकेशन में बुलाते हैं। बच्चों को एक लिमिटेड टाइम में स्कूल चलानी है, पर उसके एक्स्ट्रा आवर्स में डे स्कूल के नाम से बहुत बड़ी फीस लेके पेरेंट्स पे एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करते हैं और बच्चों पे मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं। जहां ट्यूशन अधिनियम एक्ट 2002 है, जिसमें स्कूल के कैंपस में या स्कूल के कैंपस के बाहर पैसे लेके या विदाउट पैसे आप कहीं पे कोई कोचिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। फिर भी ये प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ी फीस लेके एक कोचिंग भी कर रही है। ये जो गुजरात सरकार के सारे सर्कुलर है वो आज हम कलेक्टर श्री को दे रहे हैं और कलेक्टर श्री से हमारी मांग है कि ऐसी प्राइवेट स्कूल पे बहुत स्ट्रिक्टली लीगल एक्शन ले। गुजरात के वडोदरा में विवियाना ग्रुप के चेयरमैन की नई पुस्तक ब्रिजिंग होराइजन्स का भव्य विमोचन आयोजित किया गया। वडोदरा के विवियाना ग्रुप के अध्यक्ष निकेश चौकसी की नई पुस्तक ब्रिजिंग होराइजन्स का भव्य विमोचन ग्रैंड मर्क्यूरी होटल में आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कि आपने किया है, आपकी बुक है, मेरी तो बहुत आ गई एंड आई एम हियर टू सपोर्ट यू, नॉट एज द हेड ऑफ विवियाना ग्रुप एंड ऑल, बट एज फर्स्ट टाइम राइटर, एंड दैट इज द अमेजिंग थिंग कि इस एज में भी टू डू समथिंग फॉर फर्स्ट टाइम। छोटे बच्चे जो यहाँ पे हैं, दे आर ऑल, डिड यू लर्न समथिंग इन स्कूल, राइट? They're all nodding. But when we grow up, जब हम बड़े हो जाते हैं, when is the last time आपसे पूछो आपने लास्ट टाइम कोई नई चीज कब करी थी? शादी करी थी बस, अभी पुरानी हो गई है, नई का टाइम आ गया। तो but what you have done is you've done something for first time, and it must have been difficult because होता है कि this is not your comfort zone. एक और ट्रांसलेशन टावर लगा दो, बहुत आसान है। हमारे जैसे मेरे से देखो ट्रांसलेशन टावर नहीं समझ आएगा, मेरे लिए एक और बुक लिखवा दो। इट इज समथिंग लाइक मैं ट्रांसलेशन टावर लगाने लग जाऊं, इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर मी एंड लर्निंग समथिंग टोटली न्यू, बट यू हैव डन इट, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट थिंग एंड योर इंस्पिरेशन टू अदर्स। और मैं तुझे क्या बोलूं, बिकॉज़ यू नो मैं बहुत चेंज हो गया ऑनेस्टली। मैं बड़ौदा पहले आया हूं, बहुत सारे इवेंट्स के थे, बीसीसीआई एनी फिकी फ्लो लेडीज, जो सुंदर लेडीज बैठी हैं वो से अच्छा नहीं, मैं रिमेंबर आई थिंक दैट केयर हो गया इस से सिर्फ लेडीज थी और मैं अकेला आदमी, इससे बेटर इवेंट नहीं। कार्यक्रम में गुजरात की जानी मानी साहित्यकार काजल ओझा वैद्य और वक्ता संजय रावल भी अतिथि विशेष के रूप में मौजूद रहे। एक तो पुस्तकों लखावा જોઈએ, पुस्तकों વંચાવા જોઈએ। એમણે અંગ્રેજીમાં લખ્યું છે, આઈ વિશ એમણે આ પુસ્તક ગુજરાતીમાં લખ્યું હોત, કારણ કે બહુ બધા લોકોને ગુજરાતી વાંચવું છે પણ આપણે હવે અંગ્રેજી તરફ વળી ગયા છે। સો આઈ વિશ કે આ પુસ્તક ગુજરાતીમાં પણ થાય, લખાય, વંચાય। અને બીજી વાત, બ્રિજિંગ હોરાઇઝન્સ, બે પેઢી વચ્ચેના સમન્વયની આ કથા છે। 1+1 = 2, નો, આઈ થિંક 1+1 = 11। એક સંયુક્ત પરિવારમાં રહેવા માટે શું શું કરવું જોઈએ એની આ સુંદર છણાવટ છે। પોઈન્ટર્સ સાથે એમણે બહુ સુંદર પ્રેઝન્ટેશનની જેમ આ પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે નિકેશભાઈએ, અને મેં વાંચ્યું છે અને મને બહુ ગમ્યું। મને એવું લાગે છે કે આજના સમયમાં આવા પુસ્તકોની બહુ જરૂર છે। પરિવારો જ્યારે વિખૂટા પડતા જાય છે, વૃદ્ધાશ્રમો વધતા જાય છે, ત્યારે આવા પુસ્તકો થવા જોઈએ, વંચાવા જોઈએ, લખાવા જોઈએ, વહેંચાવા જોઈએ, પહોંચવા જોઈએ। निकेश चौकसी की पुस्तक ब्रिजिंग होराइजन्स 4 पीढ़ियों के बीच समझ, मूल्यों और अनुभवों का सेतु बनकर पाठकों के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। આજના દિવસે એક સબ્જેક્ટ છે આપણો બ્રિજિંગ હોરાઇઝન, એટલે કે 4 જનરેશન એના વિશેને માહિતી
ઇન્ફોર્મેશન કે ચાર્જ જનરેશન શું છે, એમના ડિફરન્સીસ શું છે, એમના રોલ શું છે, રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે, એને હાર્મોનાઇઝ કેવી રીતે કરાય, એમના ઓબ્જેક્ટિવિંગ શું છે, જે જનરેશન ગેપ જે આપણે ડિસ્કસ કરતા હોય ઓલવેઝ, તો એ વોટ ઇઝ એકચ્યુઅલી જનરેશન ગેપ અને એને બ્રિજિંગ કેવી રીતે કરાય, એને માટે એક ફિલોસોફી ડેવલપ કરી છે. હ્યુમન સેન્ટ્રિક ફિલોસોફી છે, હ્યુમન સેન્ટર્ડ છે. એટલે કે એમાં ડિફરન્સીસ શું છે એકચ્યુઅલ તે મેન્શન કર્યું છે, એ ડિફરન્સીસ કેવી રીતે ક્રિએટ થાય છે એ મેન્શન કર્યું છે, એ ડિફરન્સીસને કેવી રીતે આપણે રિમૂવ કરી શકીએ એને માટેની થિયરી છે. પ્લસ આ ચાર જનરેશન જે દરેક પોટેન્શિયલ અલગ અલગ પ્રકારનું પોટેન્શિયલ ચાર જનરેશનમાં હોય છે, તો એ પોટેન્શિયલની એક કમ્બાઇન્ડ સ્ટ્રેન્થ કેવી રીતે બનાવી શકાય, એ સ્ટ્રેન્થને સોસાયટી માટે, કોમ્યુનિટી માટે, વર્ક પ્લેસ પર એને સક્સેસફુલ બનાવવા માટે એ સ્ટ્રેન્થનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરાય, એને માટેની આપણે એક થિયરી એટલે આખી ફિલોસોફી તૈયાર કરી છે. એટલે પહેલાં તો જનરેશનને સમજવું, એની એબિલિટીઝ, એના પર્સપેક્ટિવ્સ, ઓબ્જેક્ટ વ્યુઇંગ, એની રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, એનું રોલ્સ સોસાયટીમાં, વર્ક પ્લેસમાં, તે એનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ટોટલ કમ્પ્લીટ આ બુકમાં બધું કવર કરવામાં આવેલું છે. અને એને હાર્મોનાઇઝ, આ ડિફરન્સીસને હાર્મોનાઇઝ કેવી રીતે કરવા, એની માટેની એક પૂરી થિયરી તૈયાર કરવામાં આવેલી છે. એના માટેની એક બુક છે. ખાસ મહેમાન કોણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે બુક લોન્ચિંગ? આ બુક માટે ખાસ આમંત્રિત આપણા મહેમાન આવ્યા છે, આપણા ચેતન ભગતસિંહ, મિસ કાજલ ઓઝા મેડમ અને સંજય રાવલ સર આવ્યા છે. એમનો સમય અને એમની વેલ્યુએબલ गुडविल आने माटे लोगों स्पेंड करी रहा है. आज देश भर में दवाइयों की दुकान पर असर देखने को मिला. ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देश भर में कई जगहों पर केमिस्ट ने 24 घंटे की हड़ताल की. आज देश भर में ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में केमिस्ट द्वारा 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया है. देश भर के करीब 12 से 15 लाख केमिस्ट इस विरोध में शामिल हुए, जिसके चलते कई जगहों पर मेडिकल स्टोर बंद देखने को मिले. अहमदाबाद में भी इस बंद का असर देखने को मिला. केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन ई फार्मेसी कंपनी भारी डिस्काउंट देकर स्थानीय मेडिकल स्टोर्स के कारोबार को नुकसान पहुंचा रही है. संगठनों ने आरोप लगाया है कि अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे व्यापारियों का व्यवसाय संकट में आ गया है. 8 साल से हम केंद्र सरकार को ऑनलाइन अगेंस्ट काफ़ी सारी बात भी किया है, रूबरू मुलाकात भी किया है, लेकिन कोरोना काल के अंदर दो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हुए थे कि पब्लिक संक्रमण ना फैलाए, पब्लिक रोड पे ना आए डोर डिलीवरी के लिए, तो उसका गैरकानूनी यूज़ करके ऑनलाइन आज चल रहा है. कॉरपोरेट लेवल से डीप डिस्काउंट हमारा डीपीसीओ के अंतर्गत हमारा मार्जिन जहाँ फिक्स है वहाँ ज़्यादा डिस्काउंट देके छोटे व्यापारी को तो नुकसान कर रहे हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ अलग से गफला कर रहे हैं और डुप्लीकेट दवाइयाँ खुलेआम बिक रही है. तो आज 6 महीने के अंदर 150 करोड़ से ज़्यादा डुप्लीकेट दवाइयाँ पकड़ी गई है. तो उनके लिए एक बड़ा कानून होना चाहिए, कड़क कानून होना चाहिए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो. हमने सरकार को काफ़ी बार बात किया है. सरकार ने हमें आह्वान भी दिया था. पास्ट में जब हेल्थ मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया थे, उन्होंने आज तक ऑफिशियल ऑनलाइन को नहीं किया, लेकिन आज हमारी जो भी गिनो कि प्रजा भी जी गिनो, हेल्थ मिनिस्टर जो है बहुत बिजी है, हमारी बात आज तक सुनी नहीं है, कानून भी नहीं बना. लेकिन 2 दिन पहले हमारा पीयूष गोयल साहब जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनसे मुलाकात हुई. उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम शॉर्ट टाइम में हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ एक मीटिंग करवा के उसके ऊपर बहुत बड़ा कानून बनाएंगे, जिसमें डुप्लीकेट दवाइयाँ या जो गैरकानूनी ऑनलाइन चल रहा है उसको हम कैंसिल करेंगे. वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है. जेपीसी की बैठक में आम आदमी पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं. आज वन नेशन वन इलेक्शन अंतर्गत जो બંધારણ में संशोधन में सुधारा अंतर्गत आज जेपीसी ની જે મીટિંગ અહીંયા મળવાની હતી એમાં અમે અમારા ધારાસભ્યશ્રીઓ અને અમારી જે ટીમ છે એમણે પોતાના મત રજૂ કર્યા છે. અમે જેપીસીની મીટિંગમાં આમ આદમી પાર્ટીએ લેખિતમાં જેપીસીના એના મેમ્બરોને माननीय चेरमेन श्री ने अमारा विरोधना मुद्दाओ पॉइंट है आप्या छे कि कई रीते पॉसिबल बनी शके.
તમે જુઓ એટલું સ્ટ્રક્ચર ક્યાંથી પોસિબલ થઈ શકે. એક જ્યારે ચૂંટણી થાય છે વિધાનસભાની ત્યારે 3-4 તબક્કાઓમાં જાય છે, ત્યારે એક લોકસભા, વિધાનસભા, સાથે સાથે લોકલ બોડી ઇલેક્શન અને સાથે એમના મુદ્દાઓ અલગ હશે, રાજ્યના મુદ્દાઓ અલગ હશે, લોકલ બોડીના મુદ્દાઓ અલગ હશે, રાષ્ટ્રના મુદ્દાઓ અલગ હશે. સાથે સાથે ત્રીજો પોઈન્ટ એ પણ અમે આપ્યો છે કે ખર્ચાની જે વાત કરે છે કે ખર્ચો વધી જાય છે, કોડ ઓફ કન્ડક્ટ લાગે છે અને કોડ ઓફ કન્ડક્ટના કારણે વિકાસના કામો નથી થતા. આમાં પણ અમે મુદ્દાઓ આપ્યા છે કે ભાઈ ક્યાં ખર્ચો લાગ્યો છે. અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ બતાવે છે કે માત્ર 4,500 કરોડ રૂપિયાની આસપાસનો ઇલેક્શન કમિશને આપેલો છે, તો એ જીડીપીના 0.1% થાય છે. અને એટલો ખર્ચો આપણે ચૂંટણીમાં લોકતંત્ર બચાવવા માટે નહીં કરી શકીએ. ભારત છે એ લોકતાંત્રિક દેશ છે, ભારતની ઓળખ છે વિવિધતામાં એકતા, અને એમાં તમામ રાજ્યો, તમામ મુદ્દાઓ અલગ છે, રાજ્યોના મુદ્દાઓ અલગ છે, રાષ્ટ્રના મુદ્દાઓ અલગ છે. અને એની સાથે સાથે આ સ્ટ્રક્ચર છે, જે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે, જે બંધારણના બાબા સાહેબે આપેલા જે સ્ટ્રક્ચર છે, એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એ પોઈન્ટને વાયોલન્સ થાય છે. એ પણ અમે મુદ્દાઓ આપ્યા છે. સાથે સાથે અમે એ પણ કહ્યું છે પાર્લામેન્ટરી જે કમિટી બેઠી છે ને, કે અમારા મતે તમે એવું કરો કે 1 નેશન 1 ઇલેક્શનની જગ્યાએ 1 નેશન 1 એજ્યુકેશન કરો, 1 નેશન 1 હેલ્થ કરો, 1 નેશન 1 જસ્ટિસ કરો, 1 નેશન 1 ફૂડ કરો. લોકો માટે આપણે શું કરીએ છીએ, જનતા માટે શું કરીએ છીએ, જનતાનો પણ એવો અભિપ્રાય છે, અમે લીધેલો છે. એ પણ મેં રજૂ કર્યો છે કે જનતા એવું માને છે કે જ્યાં સુધી વિવિધ રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓ હોય છે એટલે પેટ્રોલ ડીઝલના તો કમસે કમ ભાવ અકબંધ રહે છે. સાથે સાથે અમારા ધારાસભ્ય શ્રી ગોપાલભાઈએ પણ 2 સજેશનો આપ્યા કે એવું જ તમારે જો કરવું જ હોય તો તમે એવું કરો કે એક ટાઈમે 2.5 વર્ષે બધા ધારાસભ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવે અને એક સમયે 2.5 વર્ષ પછી લોકસભાની ચૂંટણીઓ આવે. કારણ કે એમાં વિધાનસભા ભંગ થશે, એનું પણ તમે કઈ રીતે કરી શકશો? વિધાનસભા ભંગ થયા પછી કેટલો સમય સુધી રાષ્ટ્રપતિ શાસન રહેશે, કઈ રીતે રહેશે, સરકારો પડી જાય છે, પાડી દેવામાં આવે છે, તો એના માટેની શું વ્યવસ્થાઓ છે? આ બધા મુદ્દાઓ અમે જેપીસી સમક્ષ મૂક્યા છે. અને આપનો કઈ સવાલ હોય તો કહેજો. गुजरात के वडोदरा के नागरवाड़ा विश्वामित्री ब्रिज के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ब्रिज के नीचे चल रहे काम के दौरान मगरमच्छ दिखाई दिया. वडोदरा के नागरवाड़ा विश्वामित्री ब्रिज के नीचे उस वक्त हड़कंप मच गया जब काम के दौरान एक 7 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया. मगरमच्छ को देखते ही लोगों में डर का माहौल बन गया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने एनजीओ जीएसपीसीए के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मगरमच्छ को सुरक्षित बाहर निकाला. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नितिन पटेल, जिग्नेश परमार, लालू निजामा और रमेश भाई की अहम भूमिका रही. वडोदरा जीएसपीसी रमेश भाई आज सवारे 7 वागे तुषारभाईનો इंजीनियरનો फोन હતો જે વિશ્વામિત્રીની કામગીરી દરમિયાન બ્રિજ નીચે એક ખાડાની અંદર 7 ફૂટનો મગર આવી ચડ્યો હતો. તેની જાણ આરએફઓસીને કરતાં કલાકની અંદર જ મગરનું રેસ્ક્યુ કરી સહી સલામત રીતે વડોદરા રેન્જ ઓફિસે લાવ્યા છે. પણ આમાં એવું હતું કે ભાઈ આને છોડી દેવામાં આવે કે આપણે વહેલી તકે છોડીએ, પણ નોર્મ્સ પ્રમાણે જો વિશ્વામિત્રીની કામગીરી દરમિયાન કંઈ બી નડતરરૂપ વન્યજીવ જો આવતું હોય તો એને નુકસાન ના પહોંચે તે બાબતે એને ત્યાંથી રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે અને અત્યારે એને હાલ ઝૂમાં રાખવામાં આવશે. અને જ્યાં વિશ્વામિત્રીની જે કાસની અંદર જે કામ ચાલી રહ્યું છે નાગરવાડા, તેનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ પાછું પુનઃ ત્યાં જ છોડવામાં આવશે. वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं. सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस. समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया. सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है.
सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, generations of trust. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. गुजरात के वडोदरा से पवित्र हज यात्रा के लिए रवाना हुआ इबादत और आस्था का काफिला। वडोदरा के हरणी एयरपोर्ट से 42 हाजियों का काफिला पवित्र हज यात्रा के लिए रवाना हुआ। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ओर रवाना हो रहे हाजियों को उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों ने भावुक माहौल में विदाई दी और उनके सलामती व कबूल हज के लिए खास दुआएं की। टूर संचालक हाजी आसिफ भाई मेमन के अनुसार वडोदरा सहित अहमदाबाद और मुंबई से कुल 120 हाजी ट्रिपवेल टूर्स के जरिए इस साल हज यात्रा करेंगे। हाजियों की यात्रा को आरामदायक और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। વડોદરા શહેરની આજે પહેલી ટૂર છે। ટ્રિપલ ટૂર દ્વારા 42 હાજી વડોદરા શહેરથી હજ માટે જઈ રહ્યા છે। બહુ ગૌરવની વાત છે અને સૌથી ગંભીર વાત અને શરમજનક વાત તો એ છે કે વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ નથી થયું। હાજીઓની એક જ માંગ છે કે વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ થાય, જેના લઈને વડોદરાથી દુબઈ ફ્લાઇટ जिद्दा चालू थाय। अत्यारे जे हाजीओ जई रह्या छे वडोदराथी दिल्ली अने दिल्लीथी जिद्दा जई रह्या छे। वडोदरा शहर माटे बहुत शरमजनक बात छे के जे इंटरनेशनल एरपोर्ट चालू नहीं थयुं। हाजीओनी एक ज मांग छे के अहींया इंटरनेशनल एरपोर्ट चालू थाय। गुजरात के राजकोट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाबालिग किशोरी के साथ कथित गैंगरेप मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजकोट में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए कथित गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। भक्तिनगर पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पूरे घटनाक्रम को लेकर एसीपी वी जाडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से जांच की गई और आरोपियों तक पहुंचा गया। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। जंगलेश्वर विस्तारमा रहती एक 14 वर्षनी सगीरा ने छेल्ला 2 मास दरमियान राजकोट शहरना 8 જેટલા યુવકોએ વિવિધ માધ્યમથી ઇન્સ્ટાગ્રામ તેમજ અન્ય માધ્યમોથી ફોસલાવી ભોળવી અને તેના ઉપર તેની ઈચ્છા વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ અવારનવાર છેલ્લા 2 માસ દરમિયાન ગુજારેલ, જે બાબતે ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે અને પીઆઈ જયદીપસિંહ પરમાર આ બાબતની તપાસ ચલાવી રહેલ છે। આ આરોપીઓમાં એક દેવિલ, સાહિલ, મિહિર કુગશિયા, રજાક ઠેબા, ધવલ, આસિફ સામદાર, એક સગીર વયનો છોકરો તેમજ એની એક મિત્ર શ્રીમિત્ર જેણે આ તમામની આરોપીઓ સાથે ઓળખાણ કરાવેલ છે, તેને આરોપી તરીકે તેઓના નામ ફરિયાદમાં આપવામાં આવેલ છે। આ બાબતે તપાસ તજવીજ દરમિયાન 3 આરોપીઓની અટકાયત થઈ ગયેલ છે અને બાકીના આરોપીઓની અટક કરી આગળની તપાસ ભક્તિનગર પીઆઈ પરમાર ચલાવી રહેલ છે। આ મિહિર કુગશિયા વિરુદ્ધ અગાઉ વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં 6 જેટલા પોલીસની ઓળખ આપીને ખોટા ગેરલાભ લેવા અંગેના ગુનાઓ રજીસ્ટર થયેલ છે। તેનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ તપાસના કામે ચકાસવામાં આવી રહેલ છે અને તેના વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહેલ છે। गुजरात के ऊंझा के चामुंडा नगर इलाके में केमिकल फैक्ट्री को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऊंझा के चामुंडा नगर इलाके में केमिकल प्रदूषण को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में मौजूद KM ट्रेडर्स केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं और प्रदूषित पानी लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। आ केमिकलનું પાણી આવે છે, કાળી સેપટ ઉડે છે, અમારા આખા ચામુંડા નગરના આ પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર। અને એમાં અમારા અડધા ભાગે તો અમારું ઘર પોતાનું અમારા એના દિવાલના લગતા જ અમારા ઘર છે। અમારા ઘર ઉપર અમારા ખાવામાં અમારા રાંધવાનું ખાવાનું બધું બહાર જ છે, ક્યો એટલે અમારા બધું ખાવામાં એટલી કાળી સેપટ આવે, પીવામાં એટલે બહાર ઊંઘે તો અંદર ગળામાં બળામાં સેપટ ઉડે, ગળું બળી જાય। છતાં ભેંસો છે, 4 બહાર લઈએ તો એમાં ભેંસો ખાય તો ભેંસો મરી જાય, 3-4 તો મારી ખુદની મરી જાય છે। જીસીબી બોલાવીને ખાડા ગોદાઈને ભેંસોને ચારામાં બધે લઈને દાટી છે। કહેવા જઈએ તો કે પૈસા આપી દઈએ, પૈસા શું કરવાના અમારે તો કહેવાનો પ્રશ્ન એટલો જ છે કે હવે તમે ફેક્ટરી બંધ કરો, કાં તો કોવાનું ભલે તો બીજો ગમે તે ધંધો નાખે એનામાં કોઈ વાંધો નહીં, આ કાળી સેપટ મુદ્દે બંધ કરો। અમારા ખેતરમાં પાણી આવે છે। મારે કેટલા 6-7 વર્ષથી અમે ખેતરમાં એક દોણો નહીં લીધો હજુ લગન કે કદી અમે હજુ અમે તમાકુ વાવી છે ને તમાકુનો ભાવે પણ માન નહીં આવ્યો, હજુ ગંજમાં પડી જઈ રહી। એટલે અમારે तो કેવું એટલું જ છે કે આ ફેક્ટરી સરકારને કે નામથી બંધ કરો બસ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। अब लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्यवाही और प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग की है। આજે ઊંઝા તાલુકાના ऐठोल ગામમાં આવેલ ચામુંડા નગર, એ ચામુંડા નગરમાં છેલ્લા 15 વર્ષથી KM ટ્રેડર્સ નામની ફેક્ટરી ચાલે છે અને છેલ્લા 6-7 વર્ષથી પ્રદૂષણ એટલું ફેલાવે છે કે ત્યાં વસવાટ કરતા તમામ પરિવારો હેરાન છે। ત્યાં આગળ જીવલેણ બીમારીઓના ભોગ બની રહ્યા છે। પશુપાલક હોય, ખેડૂતો હોય, આ તમામ લોકો ત્યાં બીમારીનો ભોગ બની રહ્યા છે। ખેડૂતો જોવા જઈએ તો ત્યાં ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાક થતા નથી। પશુપાલકોની અંદર જે પશુપાલનના ધંધા કરે છે એ જે પાણી પીવાય છે એ પાણી એટલું દૂષિત હોય છે કે અવારનવાર પશુઓ બીમાર પડી રહ્યા છે। નાના બાળકોથી લઈ વૃદ્ધો સુધી બીમારીનો ભોગ બની રહ્યા છે। ઘણીવાર રજૂઆતો કરી છે પરંતુ તંત્ર જાણે ક્યાંક સાઠને ગાંઠ ધરાવતું હોય, ક્યાંક મિલીભગત હોઈ શકે એટલે કોઈ પગલાં લેવા માગતા નથી। આજે અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। અમે કડક શબ્દોમાં કહ્યું છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આ KM ટ્રેડર્સ ફેક્ટરી જે છે એ બંધ કરવામાં આવે। જો બંધ કરવામાં નહીં આવે તો આવનાર સમયમાં અમારા કોર્ટના દરવાજા ખુલ્લા છે। હાઈકોર્ટની અંદર પિટિશન દાખલ કરીશું અને જે અધિકારીઓને મેં અરજી કરી છે એમના વિરુદ્ધમાં પણ અમે
કાર્યવાહી કરાવીશું. जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक विशाल जागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। पुलवामा में नशा मुक्ति को लेकर एक मेगा जागरूकता पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और नशे के खिलाफ एकजुट होकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। जिला प्रशासन पुलवामा के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पदयात्रा का उद्देश्य था समाज में नशे के बढ़ते खतरे के खिलाफ जागरूकता फैलाना और युवाओं को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त समाज का संदेश देते हुए लोगों ने एकजुटता दिखाई और इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया। जिला प्रशासन पुलवामा की ओर से इस पहल को सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें और शोज। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।